Good morning, class 10. Yesterday we read merits and demerits of democracy. Now today we read essential condition for the success of democracy. यानी कि डेमोक्रेसी की सक्सेस की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं. Any system of government can work successfully only in favorable condition, and if the conditions are unfavorable then it declines. गवर्नमेंट का हर एक सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर सकता है जब फेवरेबल कंडीशन हो, उनके पक्ष में कंडीशन हो, और अगर जो कंडीशन उनकी फेवरेबल नहीं होती है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट डिक्लाइन हो जाती है, गिर जाती है. सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम. ऐसा कैसा सेम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में भी होता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी सेवरल स्टेट्स में यूरोप के, लेकिन फेवरेबल कंडीशन की कमी के कारण ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का वो फेलियर होता गया और उसकी जगह पे कई सेवरल डिक्टेटर्स आ गए थे. एट प्रेजेंट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कंटेनेंट्स ऑल्सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिक्लाइंड. यहाँ पर भी जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी नीचे गिरता चला गया बहुत सारी कंट्रीज़ में, सिर्फ एक चीज़ की कमी के कारण, और वो क्या था कि वहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी ड्यू टू लेक ऑफ द कंडीशन और सर्कमस्टेंसेज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी ओवर देयर. वहाँ की जो कंडीशन थी वो उनकी फेवरेबल में नहीं थी कि डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए. The scholars believe that the following condition can prove to be helpful in successful working of democracy. हमारे जो स्कॉलर्स है वो बिलीव करते हैं कि जो नीचे दी गई कंडीशंस है वो हेल्पफुल हो सकती है डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल के लिए. इसमें से फर्स्ट है हमारा पीस एंड सिस्टम, शांति और व्यवस्था. ये ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए कि जो इंटरनल कंडीशन होती है कंट्री की वो नॉर्मल होनी चाहिए, और जो वॉर का एक फियर होता है, डर होता है, और जो एक्सटर्नल जो इन्वेशन का जो डर होता है वो भी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए. मतलब किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए. अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके अंदर जो है आपको फियर नहीं करना, आपकी जो कंट्री जो है उसमें आप नॉर्मल होके रहो. इन सच कंडीशन डिसेंट्रलाइजेशन पावर जो होती है वो रिमेन्स होती है और इंटैक्ट होती है, और पीपल जो उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी फ्रीडम के लिए. लेकिन मूवमेंट्स, आंदोलन जो होते हैं वो चैलेंज करते हैं मजबूती के लिए, किसी भी सिस्टम की मजबूती उसके लिए, और किसी भी सिस्टम जो हमारी कंट्री का जो सिस्टम है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और अगर किसी पर भी जो है एक्सटर्नल इन्वेंशन होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रलाइज करती है अपनी पावर को नेशनल इंटीग्रिटी की और सेफ्टी के लिए, और अप्लाइज क्या करती है, सेंसरशिप लोगों की स्वतंत्रता के लिए. इस कंडीशन में डेमोक्रेसी जो होती है वो धीरे धीरे स्टार्ट्स टू डिक्लाइन विद पाव्स द पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट. जब ये सारी चीज़ें होती है तो जो है धीरे धीरे वो जो है डिक्लाइन होती रहती है. सो पीस एंड सिस्टम बोथ आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी. इसीलिए शांति और व्यवस्था जो है वो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है. सेकेंड इज अ स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी. किसी भी देश की जो राष्ट्र की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वही जो है उसे स्ट्रांग बनाता है. ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी की सक्सेस जो होती है वो नेशन की इकोनॉमी पर भी डिपेंड करती है. उससे ही हमारा जो नेशन होता है वो स्ट्रांग बनता है. नेशन की इकोनॉमी जो होती है वो सफरिंग करती है इंडस्ट्रियल क्राइसिस से. तब इंडस्ट्रियल जॉब्स जो होते हैं वो घटते हैं उस टाइम में, तब नेशन जो होती है और एंटायर नेशनल इकोनॉमी जो होती है उसे डिस्टर्ब हो जाती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में डेमोक्रेसी जो थी एंडेड हुई जर्मनी और इटली में, जब नेशनल इकोनॉमी इन कंट्रियों की जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी और डिक्टेटरशिप जो थी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई थी. इसी तरह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब डेमोक्रेसी जो है एंडेड हो गई थी ईस्टर्न यूरोप में ड्यू टू इकोनॉमिक उथल पुथल के कारण, और कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप जो थी वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई. मॉडर्न टाइम में भी ये देखा गया कि जो मेन रीज़न था डेमोक्रेसी फेलियर का इन लैटिन अमेरिकन स्टेटस में वो थी वहाँ की डिटेरियोस्टन इकोनॉमी, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था. सेवरल एफ्रो एशियन स्टेट्स आर ऑल्सो सफरिंग फॉर सिमिलर क्राइसिस. कई जो अफ्रीको एशियन जो स्टेट्स थे वो भी जो है इस तरह की क्राइसिस से सफ़र कर रहे थे. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी. हम इक्वलिटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए. कैसे? कोई भी सक्सेसफुल रनिंग जो होगी डेमोक्रेसी की वो तभी हो सकती है जब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज़ नॉट सफिशिएंट. ओनली अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज़ नॉट सफिशिएंट. इसी के साथ में जो है ज़रूरी क्या है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी हो
हर एक स्टेट में इक्वलिटी होनी चाहिए। दैट इज जो गैप जो होता है ना गरीब और अमीर लोगों के बीच में, तो उसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ लार्ज मिडिल क्लास एग्जिस्ट। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मिडिल क्लास जो है हमारी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश हो। ओनली इन सच पोजिशन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स विच वीकन अ डेमोक्रेसी कैन बी अवॉइडेड। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि ओनली कुछ ऐसी पोजीशन हो जिसमें जो है हर एक क्लास, अपर क्लास, लो क्लास का जो ये संघर्ष है वो एक डेमोक्रेसी को क्या करता है, वीक बना देता है। तो उसको भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये ज़रूरी है कि किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जो है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो किसी भी व्यक्ति के साथ ना किया जाता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, कलर का हो, नस्ल का हो, बर्थ प्लेस का हो। सभी लोग जो है वो रिगार्डेड होने चाहिए इक्वल in front of law, and court should give equal justice protection to all of them। यानी कि लॉ की नज़र में जो है सभी पीपल जो है वो बराबर ही है। सोसाइटी के अंदर जब सारे लोग जो है वो इक्वल स्टेटस के दिखाई देंगे तब जो है इमोशनल जो यूनिटी होती है वो यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगी लोगों के बीच में, और सोशल डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, जो उनकी सहायता के लिए हमेशा जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है वो सक्सेसफुल रनिंग करती है। नेक्स्ट इज एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। ये तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे जो है इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन है कि जो सिटीजन जो होते हैं उन्हें एजुकेटेड और अवेयर होना चाहिए। केवल एजुकेटेड लोग ही जो होते हैं ना उनके अंदर एक क्षमता होती है समझने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो क्रिएटिंग करती है एक हेल्दी इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो अच्छे से किस तरह से जो एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम जो भी सामने आती है उसका जो सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी के साथ जब सिटीजन जो है अवेयर होंगे तो उनमें वो कैपेबल होंगे एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी के लिए और एक्शन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए फ्रीडम जो सोर्स होते हैं, बिल्डिंग पीपल mandate is also important. This means that the press, literature, radio, cinema, television, etc. should not have government control and freedom should be provided to organize meetings and from organization। जो ये दे रखी है आपके लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, ये सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, और फ्रीडम जो होती है उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सके। जब एक सोर्स होता है फॉर्मिंग पब्लिक मैंडेट का तो उसको प्रोवाइड की जाती है फ्रीडम, तभी प्रोवाइड कर दी जाती है जब सिटीजन जो है वो सक्सेसफुली अपोजिंग करेंगे एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को, और वर्क्स होगा जो गवर्नमेंट का वो ऑर्गेनाइज करेंगे और पीसफुल मैनर रखेंगे और डेमोक्रेसी की जो डिग्निटी है उसको इंटैक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट जो है उनके साथ वर्क्स अच्छे से रेस्पॉन्सिबल कर सकेगी। तो इससे भी डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुली रनिंग होगी। नेक्स्ट इज सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर। एक सोसाइटी के अंदर जब सिविल, एथिकल और नेशनल कैरेक्टर अच्छा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है डेमोक्रेसी की सक्सेस की जो हाई ओवर हो जाती है। इन सच सोसाइटी सिटीजन्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को एक अच्छे वे में, अप्रोप्रिएट वे में। वो हमेशा डिस्कस करते हैं पब्लिक की प्रॉब्लम्स को लेकर विद द पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए, एंड बिहेव टॉलरेंटली, कंप्रेंसिटी, उनके साथ में अच्छे से सहानुभूति से, दया से, कोऑर्डिनली, और हमेशा जो है लविंगली जो है अपने साथियों के साथ बिहेव करें। इनफैक्ट डेमोक्रेसी जो होती है फाइनली डिपेंड्स होती है पावर ऑफ द सिटीजन्स पे, और जब सिविल, एथिकल और नेशनल कैरेक्टर लोगों का स्ट्रांग हो जाता है तो डेमोक्रेसी जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रलाइजेशन होता है जो पावर का वो बेसिस होता है डिक्टेटरशिप पे, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे इन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ओनली जब डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में पावर और बहुत सारे सेक्शन जो होते हैं लोगों के पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में और एक डेमोक्रेसी बनाते हैं सक्सेसफुल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक्सीलेंट फॉर्म है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डेमोक्रेसी में। इसी के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कॉमन मैन पार्टिसिपेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, और वो एजुकेटेड होता है अबाउट सिटीजनशिप में इन द राइट वे, एंड ओनली देयर ही गेट्स नॉलेज अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू द सिटीजन, लोग नागरिकों की स्वतंत्रता। डेमोक्रेसी फॉलो करती है इस प्रिंसिपल को, लिमिटेड रूल को, जिसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को और अरेंजमेंट करता है उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कि राइट जो है उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए।
जो फ्रीडम टू सिटीजन्स का मतलब होता है कि सिटीजन्स जो होते हैं वो फ्रीडम और एक्सप्रेसिंग कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को, फ्रॉम यूनियंस को, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं मीटिंग को, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं कि सिटीजन्स को हमेशा जो है राइट टू पीसफुल अपोजिशन करना चाहिए सारी पॉलिसीज़ और डिसीजन जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, जो बिलीव करते हैं कि जो है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड पब्लिक वेलफेयर। दिस इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड दैट फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंट्रीज। हमें ये भी समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का जो है सुधार किया, किस तरह से अपने आप में सुधार किया जाए, सिटीजन्स किस तरह से करें, सोर्सेज ऑफ बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट ऑल्सो रिमेन फ्री। नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसको क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट संशोधन का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी जो रिगिड कठोर होना चाहिए, ताकि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको अलाउड नहीं हो वो किसी भी तरह का सुधार कर सके कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने बेनिफिट को लेके, अपनी मेजॉरिटी को लेके, और चेंज कर सके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चेंज कर सके डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में, जैसे हिटलर ने किया था जर्मनी में। जब इंटेंशन था कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का कंसर्न हुआ था इन दोज रूलर्स में एंड रेगुलेशन जो डिस्क्रिप्शन करते थे, जो नॉट रिटर्न, जो उस टाइम में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर और प्रोसेस नहीं हो पाई थी, और इससे जो सारी की सारी पार्टियों ने अपना अपना जो है डिसीजन रखा था। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेसिस करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो डेमोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट जो होती है वो निरंकुश पावर हो जाता है। निरंकुश पावर तब होता है जब उसके ऊपर जो किसी भी तरह का ऐसा रहता है कि कोई दबाव नहीं रहता, तो एक पावरफुल जुडिशरी हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिग्निटी और लिमिटेशंस हो जाते हैं। किसी भी सक्सेस जो डेमोक्रेसी की जो सक्सेस होती है वो नेसेसरी होती है एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल के लिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, क्योंकि जो जुडिशरी होती है वो स्टॉप करती है लेजिस्लेचर को अब रूल तोड़ने के लिए, और उनको जो एक ट्रेडिशनली अत्याचारी और डिक्लेयर्स अनकंडीशनल लॉ बिफॉर द लेजिस्लेचर इज इनवैलिड। सच जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट, कुछ जुडिशरी जो होती है वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के। नेक्स्ट इज 12 कैपेबल एंड इम्पेरिटल ब्यूरोक्रेसी। कैपेबल मतलब एक जो जन्मजात और योग्य जो नौकरशाही, जिसको ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होता है, वैसे तो डेमोक्रेसी के अंदर जो वर्कफोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दी है। ये इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, ताकि जो है लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव को अपने अच्छे व्यू पॉइंट से देखे, और उसकी जो एक फीलिंग होती है सर्विस करने की सिटीजन्स की, वो हमेशा जो नेचुरल और इम्पेटल रहे। नेक्स्ट इज अ हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेसी के अंदर एक जो पार्टी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, और लॉयल्टी के साथ में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में। ये भी ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, ताकि जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है ना वो अपने माइंड के अंदर रख सके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नेशनल लेवल पर। इसी के साथ इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, इंटरनल इलेक्शन होते हैं वो भी रेगुलर टाइम पर होने चाहिए, और इससे जो है इनडिसिप्लिन और अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैपेबल एंड लॉयल स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए प्रेजेंस जो होता है कैपेबल और इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन का वो नेसेसरी होता है कि वो जो लॉयल रहे डेमोक्रेसी के लिए। कुछ पॉलिटिशियन होते हैं तो कैपेबल हो सकते हैं पीसफुल और डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन के लिए, नेशनल प्रॉब्लम्स के लिए। अगर जो पॉलिटिशियन जो होते हैं करप्शन निकल जाए, अवसरवादी निकल जाए, अपने जो प्रॉमिसेस जो होते हैं उसको फॉल्स करे, झूठे वादे करे, लालची रहे पावर के लिए, और प्रोवाइड करे अवैध जो प्रॉफिट होता है सपोर्टर्स के लिए, और भड़काए, तिरस्कार करे लोगों की फीलिंग का, तो जो है वो डेमोक्रेसी जो होती है तो लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और क्रिसिस करने लगते हैं लीडरशिप के लिए। और इसी तरह कॉमन पीपल जो होता है वो डिसकंटिन्यू करने लग जाता है ट्रस्ट पॉलिटिशियन को लेके। नेक्स्ट इज नेशनल स्कीम ऑफ पब्लिक वेलफेयर। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़रूरी है कि सक्सेस जो होती है ना डेमोक्रेसी की, वो नेशनल पॉलिसीज़ पर जो हमेशा डिपेंड करती है। एक तरफ तो है बेनिफिशियल होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ का और हेल्प होती है इंक्रीजिंग ऑफ नेशनल इनकम में, और दूसरी तरफ जो है उनको क्या करना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लेबर क्लास और वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल कंसेंट
डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है कि जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो सोसाइटी की है वो सारी की सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसकी इंपॉर्टेंट इशू जो है उसमें पोजीशन बनाए रखे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल सेक्शन जो है उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावरफुल हो या फिर अननेसेसरी टेंशन सस्पिशियस जो होती है वो टेक प्लेस करे उनके बीच में। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग। अब कल हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टिल देन, थैंक यू।